हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 फिजिक्स का। मैं समीर कुमार सिन्हा आपको चार्ज और कूलम फोर्स आज बताएंगे हम लोग। चार्ज क्या होता है बेटा, मैंने थोड़ा सा लिखा है इसमें। ये क्या, इट इज एलिमेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय विच अनदर ऑब्जेक्ट फील्स रिपल्सन और अट्रैक्शन। चार्ज एक ऐसी एलिमेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रिपल्सन या अट्रैक्शन महसूस करता है। या इसको ऐसा भी सकते हैं, इट इज क्वालिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये एक ऐसी क्वालिटी किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है। और इसको डिनोट करते हैं क्यू से। इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? क्यू से, है ना। छोटा क्यू और कैपिटल क्यू किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसकी यूनिट क्या है? कूलम। तो हमने चार्ज के बारे में थोड़ी चीजें समझी। अब दूसरा, यहाँ पर चार्ज के पास कितने टाइप्स होते हैं? चार्ज हैविंग 2 टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ से हम थोड़ा सा चार्ज को और अच्छे से समझते हैं। मान लो मेरे पास सोडियम एटम था, वो क्या था? अनस्टेबल था। उसके बाद क्यों था? एक इलेक्ट्रॉन था आउटर में अनस्टेबल। उसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन में दे देता हूँ। इलेक्ट्रॉन तभी देगा जब कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो। इलेक्ट्रॉन मान लो एक क्लोरीन आयन था, एटम था, उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया उसके पास हो गया नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं बेटा? चार्ज इज आल्सो लैक और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा कह सकते हैं क्या हम लोग कि चार्ज किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का लैक होगा, एक्सेस होगा। किसी भी एटम के पास अगर कमी है तो चार्ज होगा पॉजिटिव, और ज़्यादा हो जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो चार्ज इज आल्सो लैक और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने चार्ज के बारे में समझा, पॉजिटिव और निगेटिव के रेस्पेक्ट में, है ना। चीज़ें समझ में आ रही बेटा? अच्छा, चार्ज को हमने थोड़ा सा समझ लिया। अब चार्ज को हम लोग क्या करते हैं बेटा? कैलकुलेट कैसे करेंगे? चार्ज को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग आते हैं, एक फॉर्मूला है, चार्ज कैन बी क्वांटाइज। चार्ज को क्वांटाइज किया जा सकता है। कैसे? चार्ज को गिना जा सकता है कि Q बराबर N इंटू ई फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से हम चार्ज को गिन सकते हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो चार्ज मुझे पता चल जाएगा। ये N क्या है बेटा? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हमें याद रखना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ई होता है वो उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, क्यू क्या होता है? क्यू होता है बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट होता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर मुझे चार्ज पता करना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, मैं उनको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? इससे। आराम से मुझे चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं तो ये फॉर्मूला हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला बेटा एक चीज़ और बता दूं, कोई फॉर्मूला हमें तभी फ़ायदा करेगा जब उस फॉर्मूले को हम यूज करके देखेंगे, उसको अप्लाई करके देखेंगे किसी न्यूमेरिकल में, है ना। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देते हैं। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल दिया गया मुझे, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो इसमें क्या होगा? हमें फॉर्मूला कौन सा है बेटा? Q बराबर एनी। Q दिया है 1, मैंने रख दिया। Q को क्या रख दिया? 1 रख दिया। N मुझे निकालना है, E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सही है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे भेजूँ तो n बराबर क्या होगा बेटा? 1/1
1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉइंट हटाया मैंने तो यहाँ पे 10 आ गया, ये 19 ऊपर गया, तो इसको काट भी सकते हैं। 5/8 इंटू 10 ये -19 ऊपर गया तो +19 हो गया। अब 8 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। तो एक कूलम्ब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल आए बेटा, n बराबर, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते 6.25 इंटू 10⁻19। हमें ये चीज़ याद रखनी बेटा, एक कूलम्ब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6.25 इंटू 10⁻19। सही है, ये हमें आ गया। अच्छा, अब अगर मुझसे पूछा जाए, सपोज करो मुझसे एक न्यूमेरिकल ऐसे पूछा गया, ऐसे आ गया, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, फर्स्ट ले लिया मैंने 10�6 कूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, थर्ड ले लिया मैंने 10⁻⁻8 कूलम। हमें इन तीनों में नंबर इलेक्ट्रॉन्स बताने। सही है, तो नंबर इलेक्ट्रॉन्स मुझे बताने हैं। तो अभी मैंने ये पता कर लिया है कि एक कूलम में कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मुझे अगर इसमें चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, n बराबर सीधे बेटा, एक कूलम में ये होते तो इतने कूलम में कितने होंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर दो 10⁻6 6.25 इंटू 10⁻19। न्यूमेरिकल आ गया, हो गया हम लोग का। ऐसे इसमें करेंगे, नंबर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6.25 इंटू 10⁻19, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे n बराबर क्या होगा 10⁻⁻8 इंटू 6.25 इंटू 10⁻9 ये बेटा यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पे ये 18 होगा, है ना, ये 18 पॉइंट इधर खिसकाया था मैंने, तो पॉइंट यहाँ पे 18 कर दीजिए, ठीक है, तो 18 हो जाएगा। मतलब 6.25 था मेरा, तो यहाँ 18 हो गया। कुल मिला के मैंने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उसके एक इनपुट को ले लिया, मुझे एक कूलम में मुझे पता था नंबर इलेक्ट्रॉन्स इतने होते हैं। अब ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग समझ के चलेंगे बेटा कि कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो उसके हमें छोटे से इनपुट्स अगर याद होंगे तो वो न्यूमेरिकल के समय कम हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल को हमने करने में शायद 1 मिनट लिया तीनों को, और इसको करने में हमने 5-6 मिनट लिए। तो अब हमें पता चल गया था तो हमने वैल्यू रख दी। कूलम, अच्छा अभी कूलम फोर्स नहीं हुआ, अभी चार्ज के बारे में समझते। चार्ज में थोड़ा सा और समझते, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जनरेट नहीं हो सकता है, ना ही चार्ज क्या हो सकता है बनाया जा सकता है, मतलब ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना उसको बना सकते हैं। तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है खाली। तो ट्रांसफ़र के मेथड क्या क्या है हम लोग वो देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज पहला है बेटा रबिंग मेथड से। रबिंग मेथड से हमारा चार्ज ट्रांसफ़र होता है। मान लो मैंने क्या किया, एक कपड़े पे एक मेटल को ऐसे रगड़ा, तो मेटल और कपड़ा दोनों पे चार्ज आ जाता है। जिसके बॉन्डिंग कमज़ोर होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिसकी बॉन्डिंग मजबूत होती है उस पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन कपड़े से आ जाते हैं, तो मेटल हमारा हो जाता है नेगेटिव चार्ज और कपड़ा हो जाता है मेरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो रबिंग मेथड से हम लोग ट्रांसफर ऑफ चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंड मेथड क्या होता है बेटा, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड में क्या होता है, अगर मैंने दो छोटे छोटे से पॉइंट चार्ज लिए, पॉइंट चार्ज मतलब जिनका साइज बहुत ही कम हो, है ना, तो उन दोनों चार्जेस को अगर आपस में मैंने कनेक्ट किया आइदर बाय वायर या दोनों को ऐसे जोड़ दिया, और इनके मान लो चार्जेस थे Q1 और ये Q2, तो चार्ज यहाँ भी ट्रांसफर होने लगेगा बेटा। और तब तक ट्रांसफर होता रहेगा कि जब तक दोनों के चार्ज बेटा बराबर ना हो जाए। दोनों के चार्ज क्या हो गए, बराबर ना हो जाए। कंडक्शन मेथड यही बोलता है कि दो छोटे छोटे से पॉइंट चार्ज अगर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो कुछ समय बाद उनमें ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज की वजह से
दोनों के चार्ज आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक चीज समझ लो बेटा, ये क्या है, एक पॉइंट याद रखना, ये वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ये मेथड हमारा पॉइंट चार्ज या बहुत ही छोटे चार्ज के लिए वैलिड होता है। अच्छा, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये फॉर्मूला कि ये क्यू डैश अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, क्यू डैश का फॉर्मूला होता है बेटा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ये आ गया मेरा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ये क्यू डैश हो गया, है ना, कंडक्शन मेथड। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड बेटा इसकी डेफिनेशन में नहीं लिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके फॉर्मूले हम लोग रखते हैं। डेफिनेशन बस ये है कि दो पॉइंट चार्ज आपस में कनेक्ट होते हैं तो कंडक्शन हो जाता है, दोनों के चार्जेस आपस में इक्वल हो जाते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्जेस की वजह से। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, अगर मैंने कोई चार्ज बॉडी, मान लो कोई चार्ज बॉडी मैं लेके आया किसके पास, किसी अनचार्ज बॉडी के पास, मान लो पॉजिटिव चार्ज रॉड मैंने लेके आया किसी स्पेयर के पास ले आया, तो स्पेयर के पास कैसा बेटा निगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस डेवलपमेंट को, ये बनने को क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर तो नहीं हुआ लेकिन चार्ज को क्या किया इसने, यहाँ पर एक्यूमुलेट कर दिया, नेगेटिव चार्ज को इसने एक्यूमुलेट कर दिया। तो यहाँ पे जब चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है तो इस पर जहाँ पे इंड्यूस हो रहा है चार्ज, चार्ज इंड्यूस हुआ, क्यू नेट जीरो रहता है हमेशा, ना चार्ज यहाँ से यहाँ आया ना यहाँ से यहाँ गया, लेकिन यहाँ पर चार्ज की एक एक्यूमुलेशन इकट्ठा हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव वैसे, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो इसको हम लोग इसको भी एक मेथड करते हैं चार्ज का, इंड्यूस मेथड, है ना। अच्छा, इसमें जो ये क्यू नेट हुआ, ये जो जीरो होता है, मान लो इस पर क्यू चार्ज है और इस पर इंड्यूस चार्ज मान लो मैंने क्यू डैश ले लिया, तो ये क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, उसका ही फॉर्मूला आता है, उसको देखते हैं हम लोग। क्यू डैश बराबर, यहाँ पर लेते हैं, क्यू डैश की वैल्यू होगी क्यू डैश बराबर माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के। इंड्यूस चार्ज ये कौन सा है, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला क्या, क्यू बराबर माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। अच्छा, ये के क्या होता है बेटा, मेटल के लिए अगर मैं देखूं तो मेटल के लिए के क्या होता है, इनफाइनाइट, और इंसुलेटर के लिए क्या होता है, के होता है जीरो। के एक्चुअली में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये समझ लीजिए के एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, इंसुलेटर के लिए जीरो होता है, और ये कहाँ यूज होता है, इंड्यूस चार्ज के फॉर्मूले में। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज हमने तीन तरह से कर लिया, रबिंग मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, ठीक है। अच्छा, चार्ज के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली है ना। अब आते हैं कूलम फोर्स पे, क्या करते हैं, कूलम फोर्स क्या है वो देखते हैं। अच्छा, कूलम फोर्स के बारे में समझते तो ये क्या होगा, कूलम फोर्स। अच्छा, कूलम साहब ने क्या बताया ये समझते हैं। कूलम साहब ने कहा कि अगर दो पॉइंट चार्ज, मान लो दो पॉइंट चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। उन्होंने कहा कि दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2 और उनके बीच में अगर डिस्टेंस R है तो ये Q1 इस पर इधर फोर्स लगाएगा F12, ये Q2 इस पे इधर फोर्स लगाएगा F21। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे तरफ फोर्स लगाएंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो, निगेटिव है तो भी इधर फोर्स लगाएंगे। अगर ये मान लो निगेटिव हुआ, ये डिस्टेंस है और ये Q2 हुआ, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये होगा F21, ये क्या हो जाएगा F12, F21 ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब फोर्स लग रहा है किन पे, दो पॉइंट चार्ज पे। तो उन्होंने देखा तो इस पे एक फॉर्मूला बनाया उन्होंने कि जो फोर्स काम करता है
उन्होंने लिखा दिस फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस, है ना। ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, ठीक है। और फिर यही फोर्स इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है ना। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने फॉर्मूला निकाला। अच्छा, अब इनसे पूछा गया कि आप इसका एक फॉर्मूला क्या बताएंगे, तो उन्होंने कहा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये उन्होंने फॉर्मूला बता दिया किसके बीच में? दो चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलम फोर्स का फॉर्मूला इन्होंने ये बताया। अच्छा, कूलम फोर्स के फॉर्मूले में उनसे पूछा गया K क्या है, तो उनका K होता है एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको अगर नंबर फॉर्म में देखें तो 9 इंटू कैलकुलेट करें, 9 इंटू 10 की और 9, और यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मतलब K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10 की और 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फॉर्मूला ऑफ कूलम फोर्स, ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या था, ये पूछा गया। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? ये परमिटिविटी होती है, ये होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अच्छा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या है? दो चार्जेस हैं, है ना, एयर में रखे थे मान लो, तो एयर में एक क्या होता है, एक एयर अलाउ करती है किसको? फोर्स को। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो चार्ज होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो ये जो चार्जेस के बीच में जो एयर होती है वो उस फोर्स को अलाउ करती है, हाँ भाई तुम अप्लाई हो सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। मतलब अगर अच्छे शब्दों में और बोला जाए समझने वाले में, तो एयर में जितना भी फोर्स अप्लाई हो पा रहा है उन दोनों चार्जेस के बीच में इन वैक्यूम में, तो वो अलाउ जो कर रहा है वो एक कांस्टेंट वे में अलाउ होता है, उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी एक वैल्यू भी होती है, वो क्या होती है बेटा? ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है। तो हमने फोर्स के बारे में चीज़ें थोड़ी सी समझ ली, है ना। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं कि ये जो चार्जेस हैं, अगर मैं ये लिखूं यहाँ पर कि इफ Q1 और Q2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है, तो ये फोर्स क्या होगा? इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है? जब दोनों या तो निगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव हो, है ना, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसको ये लिखा इफ Q1 Q2 लेस देन 0, तो ये क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, सही है, अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। Q1 Q2 अगर लेस देन 0 तभी हो सकते हैं बेटा जब दोनों में कोई एक चार्ज निगेटिव हो, है ना, दोनों अपोजिट साइन के होंगे, ठीक है। तो हमने ये चीज़ एक पॉइंट समझ लिया, ये की पॉइंट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ना। तो ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाए तो ये भी लिख लेंगे। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू क्या होती है, या K की वैल्यू, है ना। खैर, अच्छा इसमें एक चीज़ और है अगर मैं लिखूं कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में बराबर हैं, दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं बेटा, क्या होते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा दूसरा पॉइंट करके F12 इक्वल टू F21, दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं। मतलब जो 2 1 पे फोर्स लगा रहा है या 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, वो दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे। अच्छा, ठीक है। तो बराबर अगर होंगे तो उनमें भी अगर मैं 3 ऑप्शन दे दूँ तो आपको, तो आप बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने वेक्टर लगा दिया यहाँ पे A B और C, F12 इस पे वेक्टर लगा देता हूँ, F12 का मॉड और ये F21 का मॉड।
अब मुझे पूछा गया, मान लो ऑब्जेक्टिव में आया कि आप इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा, F12 इधर लग रहा है, F21 इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट हैं। अच्छा अपोजिट हैं तो मतलब ये यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ, ये अगर वेक्टर फॉर्म में आएंगे बेटा तो माइनस के टर्म्स में आएंगे, ये नहीं हो सकता है ना, वेक्टर फॉर्म में ये नहीं हो सकता। अगर मॉड में देखेंगे तो मॉड में ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है मेरा। तो हमने फोर्स के बारे में चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी समझ ली है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों निगेटिव होंगे, मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, के कांस्टेंट की वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होती है, उसको भी हमने समझ लिया। वैक्यूम और एयर दोनों एक ही है ना। अच्छा, हमने फोर्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझ ली। अब आते हैं फोर्स पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं बेटा, फोर्स पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो देखते हैं। तो उसको करने के लिए हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, केस 1 लेते हैं हम लोग, केस 1, ठीक है। मुझे बोला गया कि फाइंड नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताइए, है ना। एक चार्ज ये रखा Q1, एक चार्ज ये रखा Q2, है ना, और इनके कोऑर्डिनेट दे दिए गए 2,4 और ये 3,6, इनके बीच में बताया गया, और Q1 Q2 को वैल्यू दे दी गई 2 माइक्रोकूलम और ये 4 माइक्रोकूलम। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं बेटा, 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होता है, 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होता है। खैर, तो हमें ये बताया गया कि इन दोनों के बीच में फोर्स बताइए, फोर्स निकालना में। तो सबसे पहले इनके बीच की हमें फॉर्मूला लगाने के लिए क्या ये डिस्टेंस r चाहिए होगी, ये डिस्टेंस चाहिए, तभी तो फॉर्मूला लगा पाएंगे हम। तो ये r कैसे निकालेंगे, r निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, r का एक डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये x1 x2 क्या होंगे, ये होगा x1 कॉमा y1 और ये होगा x2 कॉमा y2। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले में पहले r निकालते हैं, r कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हुआ 1 प्लस 4 बराबर √5, मतलब r की वैल्यू मिल गई हमें √5। और फोर्स निकालना था तो फोर्स का फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है बेटा 9 इंटू 10⁹, और Q1 क्या है मेरा 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻6, मैंने माइक्रोन को कूलम में बदल दिया मल्टीप्लाई करके, है ना। अच्छा इसको ये क्या हुआ 2, 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में r कितना है √5, √5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 72 इंटू 10⁻⁹ -6 अपॉन 5। अगर इसको देखेंगे तो 5 44.4 इंटू ये कटा तो 12 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 3, है ना। तो इतना फोर्स बेटा लग रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में, है ना। छोटा सा न्यूमेरिकल था, हमने उसको कर लिया। दो चार्जेस दिए गए थे, दोनों के पॉइंट दे दिए गए कोऑर्डिनेट, तो उससे हमने क्या निकाला डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने के बाद फिर हमने फोर्स के वैल्यू में रख दिया, मतलब फोर्स के फॉर्मूले में रख दिया, है ना। तो मतलब ये हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व। अच्छा एक चीज़ बताओ, अब ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो आराम से इसको कर सकते हैं, सही है, इसको आराम से हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक हम फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। फाइंड फोर्स बिटवीन टू
चार्जेस Q1 4, फिर से माइक्रोकूलम ले लेता हूँ मैं, और इसका पोजीशन वेक्टर दिया है मुझे 6i + 2j, ठीक है। और दूसरा चार्ज दिया है Q2 2 माइक्रोकूलम, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है मुझे, मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर इसका दिया है 3i + 2j, इसका भी दे दिया मान लो, है ना। अब मुझे बोला कि फोर्स बताइए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये हम लोग क्या मानेंगे, पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, ये R1 दिया और ये R2 दिया है। तो ऐसे न्यूमेरिकल में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पहले फॉर्मूला उठाया मैंने, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। अच्छा Q1 Q2 पता है, K भी पता है, R में दिक्कत है, ओहो हाँ R में दिक्कत है, R निकालते हैं। अच्छा R की वैल्यू बेटा क्या होगी, R जो होता है R2 - R1 होता है, मतलब इन दोनों पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तब मेरा R निकल जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर है मेरा 3i + 2j - 6i + 2j, सही है, 6i + 2j, है ना। तो इसको अगर मैंने सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 3i + 2j - 6i - 2j, 2j कट गया, बच्चा -3i, यार आ गया। हमें यहाँ पे बेटा मैग्नीट्यूड यूज करना होता, तो R मॉड क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर, तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। R मॉड कितना आ गया 3, यहाँ वैल्यू 3 रख देंगे। K की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹, Q1 कितना है 4 × 10⁻⁶, और ये कितना है 2 × 10⁻⁶, अपॉन 3 का होल स्क्वायर, तो ये इससे कट गया पूरा 9। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो कितना आएगा 8 × 10⁻⁹ -6, तो कुल मिला के बना 8 × 10⁻³ न्यूटन। ये मेरा फोर्स आ गया इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला। मतलब हमने दो तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। पहला कि अगर मुझे कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे तो भी मैं फोर्स निकाल लूँगा, अगर मुझे क्या दिया जाएगा ऐसे पोजीशन वेक्टर दिए जाएंगे तो भी मैं फोर्स निकाल लूँगा, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हम लोगों ने पढ़ा चार्ज। चार्ज क्या होता है, एक ऐसी एलिमेंटल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा एलिमेंट क्या करे, अट्रैक्शन रिपल्सन महसूस करे। अच्छा और भी हमने चार्ज के बारे में समझा कि चार्ज क्या होता है, अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास आ जाए इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। मतलब एटम में अगर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जा रही तो वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, निगेटिव आयन बन जाता है, और अगर उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। उसके बाद हमने कूलम फोर्स पढ़ा, कूलम फोर्स K Q1 Q2/R² था, और हमने उस पर 2-3 न्यूमेरिकल करे, है ना। ठीक है बेटा, तो आज के लिए आज इतना ही कर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम फोर्स के और भी केस करेंगे। तब तक आप बढ़िया से इनको रिवाइज करिए और कोशिश करिए NCERT जो बुक है थोड़ा सा देखिए, पढ़ के देखिएगा, उसमें जो भी डाउट होंगे उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बेटा।